नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 1 मार्च और 1 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में भी आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जैसा कि पिछले दिनों से देखते हैं और आपके सेप्टो में भी वहाँ से प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन बहुत आम था और 100% आना ही था। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है आपका हर साल नागालैंड में मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ में हम इस प्रकार का एक आपको पिक दिए होंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का नाम दिया गया है, जहां से ब्रह्मोत्सव है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रह्मोत्सव की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल के बारे में भी पूछा जा चुका है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा बुहाग बिहू के बारे में भी पूछा जा चुका है, हालांकि स्वरूप अलग था कि बुहाग बिहू में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बिहू नृत्य ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका असम से है। छठ पूजा की बात करेंगे तो ये आपका बिहार से है। बस्तर दशहरा के बारे में भी आपसे पूछा जा चुका है, आप लोग सही से बताइएगा पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। इसके अलावा कार्निवल फेस्टिवल के बारे में पूछा जा चुका है, जो कि गोवा का है। गोवा से एक और फेस्टिवल याद देखिएगा, गोफ फेस्टिवल, ये भी आपका गोवा का है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। जन्माष्टमी की बात करेंगे तो आपका गुजरात से कल पूछा गया था। मोडेरा नृत्य महोत्सव पूछा गया था कल। इसके अलावा गुग्गा नवमी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हरियाणा से है। इसके अलावा गोची फेस्टिवल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश से है। करम फेस्टिवल की बात करेंगे तो झारखंड से है। उगादि फेस्टिवल की बात करेंगे तो कर्नाटक से है। और ओणम फेस्टिवल की बात करेंगे तो केरला से है, ये भी पूछा जा चुका है ओणम वाला भी। ठीक है, तो ये सभी फेस्टिवल आप जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा, जो भी बताते हैं आपको हम सिलेक्टेड ही बताते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग में से कोई भी अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ई बुक की तरह, तो अभी तक तो 350 प्रश्न को अपडेट किया गया है, आगे भी और किया जाएगा आजकल में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 350 प्रश्न रहेंगे, मान के चलिए 500 प्लस प्रश्न रहेंगे। अभी 350 प्रश्न अपडेट हुए हैं। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जिस प्रकार हम आपको वीडियो बताते हैं उससे अधिक ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ ही अगर आप PYQ लेना चाहते हैं एसएससी जीडी का, जो कि आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था पिछले साल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिया गया है। आपका जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका 80% प्रश्न आपको इसी PYQ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न खोजिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में SSC MTS का लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ अभी हिंदी माध्यम में उपलब्ध है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अगला है कि कथक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो हमने आपसे 100% कहा था कि कथक शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कथक शब्द का अर्थ होता है कि वह जो कहानी सुनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह जो कहानी सुनाता है। कथक शब्द संस्कृत शब्द से कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी, और कथक्कर जिसका अर्थ है वो जो कहानी सुनाता है या कहानियों से संबंधित है। ठीक है, घुमंतु कथाकार ने नृत्य गीत और संगीत के माध्यम से महान महाकाव्य और प्राचीन पौराणिक कथाओं की कहानियों का संचार किया था। ठीक है, कथक की बात करते हैं तो ये एक आपका शास्त्रीय नृत्य जो कि कहाँ का है, तो उत्तर भारत का है। हालांकि आपके ऑप्शन में जब भी मिलेगा तो उत्तर प्रदेश का ही नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित पंडित बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, ये सभी आपके इसी नृत्य से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि वेग का ईसाई मात्रक क्या है। तो वेग का ईसाई मात्रक की बात करेंगे तो इसका भी हम आपको लिस्ट दे चुके हैं पीडीएफ के माध्यम से, जहां से ये आपको देखने को मिला है। तो वेग का ईसाई मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। आपको बता दें कि वेग क्या है, एक आपका सदिश राशि है। इसके अलावा वेग का ईसाई मात्रक आपका मीटर पर सेकंड तथा बड़ा मात्रक आपका किलोमीटर पर घंटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। ठीक है, तो समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची वह अनुसूची है जो 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्ति को विभाजित करता है। ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा जाएगा समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में आपका उस विषय को रखा जाता है जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्यों को भी हो सकता है और आपका
केंद्र को भी हो सकता है, लेकिन संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपका केंद्र के पास होगा और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपका राज्यों के पास ही होगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों को अलग करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा विषय आपका समवर्ती सूची संबंधित है, तो बस ये 5 विषय को याद रखिएगा, जो 5 विषय आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था राज्य सूची से। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो यो आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, नापतोल हो गया, वन्य जीव और एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, न्याय का प्रशासन हो गया, ये सभी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इसका पोता हुआ आपका अशोक हुआ। ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का प्रश्न। अगर आपको मौर्य साम्राज्य के 3 शासक का क्रम याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो मौर्य वंश का ये आपका संस्थापक था। मौर्य वंश का स्थापना 321 ईसा पूर्व में आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था। इसके अलावा अशोक है जो कि चंद्रगुप्त का पोता था। तो अशोक के पिता कौन हुए? अशोक के पिता आपके हो जाएंगे बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता क्या हो जाएंगे? बिंदुसार आपके अशोक के पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अधिकांश भारतीय क्षेत्र को कवर किया था। मौर्य समाज से संबंधित जो प्रश्न है सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न जो पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कल परसों ही पूछा गया था कि मौर्य समाज का दूसरा शासक कौन था, तो बिंदुसार था। पहला कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा कौन है? तो अशोक है। लास्ट कौन हो जाएगा? तो लास्ट हो जाएगा बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या ही इसके सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग ने ही कर दिया था। इसके बाद शुंग वंश का स्थापना 185 ईसा पूर्व में इसने किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा? तो मौर्य समाज का राजधानी आपसे पूछा जाता है तो राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, जिसका स्थापना उज्जैन ने किया था। इसके अलावा मौर्य समाज में 5 प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र थे जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तौसली और सुवर्णगिरी के प्रांतीय केंद्र शामिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था। हालांकि क्वेश्चन का स्वरूप आपको इस प्रकार देखने को मिला था कि आपका 1990 में कौन से पंचवर्षीय योजना आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के लिए शुरू नहीं हो पाया था, तो इसका राइट आंसर आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था ऐसे तो शुरू होना था आपका 1990 में, लेकिन ये आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के चलते 1990 में स्टार्ट नहीं हो पाया था। 1990 में स्टार्ट नहीं हुआ तो हुआ कब? तो हुआ आपका 1992 में। 1992 में आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है और आपका 1997 तक चलता है। उस समय देश में भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो सरकार ने भारत में मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की थी जिसने लगभग दिवालिया हो चुके देश के किनारे से वापस लाया गया था। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की अवधारणा अपनाया गया था। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था 5.6 था और जो वास्तविक विकास दर प्राप्त हुआ था वो आपका 6.8% हुआ था। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना आपका सफल रहा था क्योंकि लक्ष्य से अधिक आपका विकास पा लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय खेल हम लोग का है हॉकी, तो इसका भी राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। फील्ड हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इसके अलावा हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी एक संपर्क खेल नहीं है, इसलिए खिलाड़ी ठोकर नहीं खा सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, संभाल नहीं सकते हैं या किसी प्रतिद्वंदी को थका नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिए ये नया टॉपिक आपको देखने को मिला है राष्ट्रीय खेल से संबंधित, तो आप ये मत कीजिएगा कि पूरे विश्व के राष्ट्रीय खेल को ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है पाकिस्तान क्या हम लोग का पड़ोसी देश है, तो बस हम लोग पड़ोसी देश के ही राष्ट्रीय खेल को देखेंगे, वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे विश्व का आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान का जैसा हो गया है कि फील्ड हॉकी है, उसी प्रकार अफगानिस्तान की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बुजकशी हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है। नेपाल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल है। भूटान की बात करेंगे तो तीरंदाजी है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसका भी राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। म्यांमार की बात करेंगे तो चिन लोन है। श्रीलंका की बात करेंगे तो वॉलीबॉल है। मालदीव की बात करेंगे तो फुटबॉल है। बस इन्हीं नामों को याद रखिएगा, यहीं से अगर राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न आपका आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। भारत की बात करेंगे तो भारत का भी हॉकी ही राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट मत मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था। पहला एशियाई खेल की बात करेंगे तो ये आपका भारत में शुरू हुआ था, हमने बहुत बार देख भी चुका है। पहला एशियाई खेल आपका 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेल का आयोजन किया है, पहला आपका 1951 में, दूसरा आपका 1982 में। इसके अलावा जो एशियाई खेल है हर 4 साल के बाद आयोजित होता है, तो 2022 में भी आपका आयोजित हुआ था, हालांकि खेला गया था 2023 में। यह कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था चीन के हांगजाऊ शहर में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तोताराम
शर्मा डैश के प्रतिपादक हैं। हालांकि आपसे 3-4 जो नाम दिए गए थे इनमें से पूछा गया था कौन सा कथन का मिलान आपको मिलान करना था, ठीक है। तो एक तोताराम शर्मा, एक पंडित शिव कुमार, एक जाकिर हुसैन के बारे में शायद पूछा गया था। तो तोताराम शर्मा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका पखावज से है। पखावज की बात करेंगे तो पखावज एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है। दो तरफा ढोल का सबसे पुराना संस्करण है और इसकी वंशज दक्षिण भारत के मृदगम और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य दक्षिण एशियाई दो तरफा ढोल है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका संतूर से है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। ये बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन पूछा गया होगा, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका तबला से है। जो भी प्रश्न आपके वाद्य यंत्र से रिलेटेड आएंगे ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। इसके अलावा भजन सुपारी का भी संबंध संतूर से है। बांसुरी की बात करेंगे तो बांसुरी वादक आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। इसके अलावा पन्नालाल घोष हैं। तबला की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन के अलावा इनके पिता हुए अल्लाह रखा खां। इसके अलावा सबीर खां। इसके अलावा पंडित किशन महाराज का भी संबंध तबला से है। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का भी संबंध आपका तबला से है। सरोज से बात करेंगे तो सरोज से अलाउद्दीन खान का संबंध है, अली अकबर खान का संबंध है, अमजद अली खान का संबंध है, बुद्ध देवदास गुप्ता का संबंध है। सनाई की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कृष्ण राम चौधरी जी हैं। अली मोहम्मद हुसैन हैं। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर हैं। इसके अलावा साहित्य प्रवेश खां हैं, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया था और पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था। इसके अलावा साहित्य प्रवेश खां हैं। बुद्धदीप्त मुखर्जी हैं। अनुष्का शंकर जी हैं। कल ही पूछा गया था। अनुष्का शंकर की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर की ही बेटी हैं। सारंगी की बात करेंगे तो शकूर खां हो गया, पंडित राम नारायण हो गया, रमेश मिश्र होंगे, सुल्तान खां हो गए। वीणा की बात करेंगे तो जिया मोहद्दीन डागर हो गया, अयारी श्याम सुंदरम हो गया, दुराई स्वामी अयंगर हो गया। रुद्र बीना की बात करेंगे तो असद अली खां। मोहन बीना की बात करेंगे तो पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसके अलावा वायलिन की बात करेंगे तो सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजी जोग, एन लालगुड्डी जयरामन। घटम की बात करेंगे तो टी.एच. विनायकरम, 100% ये प्रश्न आएगा। ई.एम. सुब्रमण्यम। इसके अलावा मृदगम से बात करेंगे तो के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजाराव, एम उमालपुरम शिवरमन। मेडोलिन से बात करेंगे तो यू श्रीनिवास। पखावत से तोताराम शर्मा, आज ही पूछा गया है। सुरभाष से अन्नपूर्णा देवी, 100% आएगा। गिटार से बात करेंगे तो ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपको आएंगे जो भी आएंगे। अगला है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है उसकी संख्या आपका 5 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे बास्केटबॉल की तो बास्केटबॉल का एक खेल में 2 टीमों के साथ खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी एक समय में कोर्ट पर होते हैं, अर्थात एक समय में 10 खिलाड़ी खेलते हैं। इसके अलावा बेंच पर खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या लीग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है जिसमें आप खेल रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेंच पर अधिकतम आपका 7 खिलाड़ी की अनुमति होती है और जिसके परिणाम स्वरूप 12 खिलाड़ियों का रोस्टर होता है। इसके अलावा विभिन्न खेल के खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे तो जो हम आपको यहाँ बताएंगे यही प्रश्न आपके आएंगे और ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो जिसमें आपको 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होता है, इसको याद रखिएगा। 11 खिलाड़ी फुटबॉल में होता है, इसको याद रखिएगा। और 11 खिलाड़ी आपका हॉकी में होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है तो हॉकी 5S का याद रखिएगा, 5 खिलाड़ी होता है। आइस हॉकी के बारे में पहले दिन ही पूछा गया था, 6 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल के बारे में आज पूछा गया, 5 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल के बारे में पूछा जाएगा, 9 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। पोलो में 4 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है। वॉलीबॉल में 6 होता है। बीच वॉलीबॉल में 2 होता है। कबड्डी में 7 होता है। लाक्रोस में 10 होता है। हैंडबॉल में आपका 7 होता है। कल के फोर्स में पूछा गया है। खो खो की बात करेंगे तो 9 खिलाड़ी होता है। सेपक टकराव की बात करेंगे तो 3 खिलाड़ी होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खुदाई खिदमतगर आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो खुदाई खिदमतगर आंदोलन के संस्थापक की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफार खां, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। इसके अलावा अब्दुल गफार खान खुदाई खिदमतगर के अन्य नेताओं को 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके कारण खिस्सानी ख्वानी बाजार नरसंहार हुआ था। इसके अलावा आपके अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में यह आपका आंदोलन का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से शुरू किया है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से आपका स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा।
अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है वो क्या होगा? साक्षर होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका था। भारत में साक्षरता दर 74.4% है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है वो साक्षर नहीं है। 1991 से पहले के जनगणना में 5 साल से कम उम्र के बच्चे को आवश्यक रूप से निरक्षर माना जाता था। अगला है गीता महालिक का संबंध किस शास्त्रनट से है? तो गीता महालिक की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका ओडिसी से है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। गीता महालिक का जन्म 1948 में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप ओडिसी के बेहतरीन प्रतिपादकों में से एक है। इसके अलावा यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से सबसे पुराना है। गीता महालिक को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का गरीबी दर कितना है? तो बिहार का गरीबी दर आपका कौन से साल का पूछा गया था? ये तो अभी तक पता नहीं लग पाया है। में भी आपका पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का गरीबी दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आपसे बात की जाएगी तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो गरीबी दर था आपका वो था 51.91%। ठीक है, 51.91% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा अगर 2011 का जनगणना से अगर आपसे पूछा गया होगा तब। इसके अलावा बिहार सरकार के मुताबिक 2023 की बात करेंगे तो बिहार में गरीबी दर आपका 34.13% है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैभव योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वैभव योजना की बात करेंगे तो जो वैभव योजना है उसका जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा मंत्रालय से है। तो इसका राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई नहीं आपका बम्बई प्लान पूछा गया था कि बम्बई प्लान को कितने भागों में बांटा गया था? तो बम्बई प्लान की बात करेंगे तो बम्बई प्लान को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक आपका 1944 में प्रकाशित हुआ था और एक आपका 1945 में प्रकाशित हुआ था। तो 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बम्बई प्लान की बात करेंगे तो 1944 में बम्बई योजना के देश के आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रमुख उद्योगपति का एक समूह के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें आपके JRD टाटा हो गए, बिरला हो गए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो गए, इसके अलावा कस्तूरीबाई लाल भाई हो गए, इस सही और भी आपके उद्योगपति ने मिलकर इसके स्थापना है जो कि किए थे। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न और छूटा होगा। अगर छूट भी गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम लोग PDF में डाल देंगे। बाकी आप लोग कोई भी PDF लेना चाहते हैं, चाहे आपका अभी जो एग्जाम चल रहा है उसका हो या आपका प्रीवियस ईयर का हो या आपका SSC MTS का हो, तो आप लोग ले सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर का जो PDF रहेगा वो आपको PYQ से अपडेटेड रहेगा। तो आंसर किस अपडेटेड है इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।